बोइंग की अगर रिसेंट हिस्ट्री पे नजर डालें तो एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और चौंकाने वाला पैटर्न नजर आता है। जैसे 2018 और 19 में दो भयंकर बोइंग 737 के क्रैशेस जिसमें 346 लोगों की जान चली गई। इसके बाद 2024 का अलास्का एयरलाइंस का इंसिडेंट जिसमें चलती फ्लाइट में प्लेन का दरवाजा ही उड़ के निकल गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि बोइंग के फॉल्टी एयरक्राफ्ट के इश्यूज सिर्फ कमर्शियल एयरलाइंस तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बोइंग के फॉल्टी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीने तक अटक गई थी। इन सारे इंसिडेंट्स में बोइंग का फॉल्ट प्रूव हुआ और रिजल्ट 9,000 करोड़ का फाइन, स्टॉक मार्केट में गिरावट और मल्टीपल लॉसूट्स। और फिर 2025 में एयर इंडिया क्रैश। कोइंसिडेंस या एक पैटर्न? और चौंकाने वाली बात यह है कि एयर इंडिया क्रैश में एग्जैक्ट वही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इन्वॉल्व था जिसके बारे में बोइंग के एक्स इंजीनियर जॉन बार्नेट ने कुछ सालों पहले वार्निंग दी थी कि इस एयरक्राफ्ट में सब स्टैंडर्ड पार्ट्स और डिफेक्टिव कंपोनेंट्स यूज करे गए हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद इस एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स फेल हो चुके थे, जो बहुत ही ज्यादा रेयरली होता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या एयर इंडिया क्रैश के पीछे बोइंग के फॉल्टी एयरक्राफ्ट का हाथ हो सकता है? एक कंपनी जो कभी एविएशन इंडस्ट्री की शान मानी जाती थी, आज उसी कंपनी पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करने, फॉल्टी डिजाइन्स देने और प्रॉफिट के चक्कर में प्रोडक्शन को पुश करने के चार्जेस लग रहे हैं। चलिए जानते हैं बोइंग की रीसेंट ट्रबलिंग हिस्ट्री और समझते हैं कि एयर इंडिया क्रैश एक एक्सीडेंट था या फिर बोइंग के फॉल्टी डिजाइन्स और कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस का एक डेडली पैटर्न। 787 ड्रीमलाइनर जो एयर इंडिया के क्रैश में इन्वॉल्व था, उसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले जरूरी है बोइंग के बाकी मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज को समझना। शुरुआत करते हैं बोइंग के 737 मैक्स के क्राइसिस से। बोइंग की मॉडर्न प्रॉब्लम शुरू हुई 2018 से। 29 अक्टूबर 2018 लायन एयरलाइंस फ्लाइट 610, ये एक बोइंग 737 प्लेन था जो जकार्ता से टेक ऑफ होने के सिर्फ 13 मिनट बाद जावा सी में जाके क्रैश हो गया और इस प्लेन में बैठे सारे 189 पैसेंजर्स में से एक भी सर्वाइवर नहीं था। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि इस इंसिडेंट के एग्जैक्ट 5 महीने बाद यानी 10 मार्च 2019 को इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 सेम एयरक्राफ्ट बोइंग 737 एडिस अबाबा से टेक ऑफ के सिर्फ 6 मिनट बाद क्रैश हो गया और इस फ्लाइट में बैठे 157 लोगों की जान चली गई। 2 क्रैशेस, सेम एयरक्राफ्ट मॉडल और सेम प्रॉब्लम। इन दोनों इंसिडेंट्स में एक चीज कॉमन थी, बोइंग का MCAS सिस्टम। MCAS मतलब मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। जब एयरप्लेन्स का आगे वाला हिस्सा हवा में ऊपर होने लगता है तो ये सिस्टम उस प्लेन को स्टेबलाइज करने के लिए उसकी नोज को नीचे करने लगता है। लेकिन इस सिस्टम के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सिस्टम फॉल्टी सेंसर्स की वजह से अपने आप ही ऑन हो जाता था और जिस वजह से प्लेन नीचे जाने लगता था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि बोइंग ने इस सिस्टम के बारे में एयरलाइंस को इन्फॉर्म ही नहीं किया था। इवन ट्रेनिंग मटेरियल्स में भी इस सिस्टम को मेंशन ही नहीं करा था, तो पायलट्स को पता ही नहीं था कि ये सिस्टम एग्जिस्ट भी करता है। इस इंसिडेंट के बाद ग्लोबली 18 महीने तक बोइंग के 737 प्लेन्स को ग्राउंडेड रखा गया और इन 2 इंसिडेंट्स की वजह से बोइंग को भारी फाइनेंशियल लॉस और रेपुटेशनल डैमेज दोनों हुआ। बोइंग ने सोचा कि 737 के इश्यूज को फिक्स करके अपनी रेपुटेशन को दोबारा रीगेन कर लेंगे, लेकिन फिर 2024 में जो हुआ वो तो और भी ज्यादा शॉकिंग था। अलास्का एयरलाइंस फ्लाइट 1282 और प्लेन वही सेम बोइंग 737। पोर्टलैंड से टेक ऑफ के बाद ये प्लेन 16,000 फीट की ऊंचाई पर था। एकदम से इस प्लेन का दरवाजा ही उड़ के निकल गया। आप इमेजिन करो, आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन में बैठे हो और प्लेन में एक बहुत बड़ा होल हो जाए। लकीली सीट 26A और 26B पे कोई बैठा नहीं था, वरना वो लोग भी शायद उस दरवाजे के साथ प्लेन से बाहर उड़ जाते। फॉर्चुनेटली इस फ्लाइट के पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग करी और सारे पैसेंजर सेफ थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस डोर को सिक्योर करने वाले 4 बोल्ट लगाए ही नहीं गए थे। अलास्का एयरलाइंस के इंसिडेंट के बाद एक शॉकिंग रेवलेशन सामने आया। बोइंग के एक एक्स इंजीनियर सैम सोलेपुर, इन्होंने कुछ टाइम पहले एग्जैक्टली इसी चीज के लिए वार्निंग दी थी। सैम ने कहा था, जब बोइंग प्लेन की असेंबली में पार्ट्स फिट नहीं होते तो वर्कर्स फोर्स यूज करके उन्हें अलाइन कर देते हैं। इमेजिन करो, एक $multi-million एयरक्राफ्ट असेंबली में वर्कर्स पार्ट को अलाइन करने के लिए उन पे कूद रहे हैं क्योंकि प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रोसेस ही फॉलो नहीं हो रहे। और सामने जब ये कंसर्न्स रेज करे तो बोइंग ने उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब बात करते हैं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की। ये वही एयरक्राफ्ट है जो एयर इंडिया के क्रैश में इन्वॉल्व था। 787 ड्रीमलाइनर की पहली कमर्शियल फ्लाइट थी 2011 में, लेकिन फिर 2013 में कुछ चौंकाने वाली न्यूज आई। जापान में 2 787 ड्रीमलाइनर में आग लग गई और प्रॉब्लम थी लिथियम आयन बैटरीज, और इस वजह से ग्लोबली 787 को टेम्परेरीली ग्राउंडेड रहना पड़ा। और एयर इंडिया क्रैश के सिर्फ 4 दिन बाद 2 और शॉकिंग इंसिडेंट्स हुए
जून 15 को ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट जो ड्रीमलाइनर 787 से हीथ्रो से चेन्नई जा रही थी और जून 16 को एयर इंडिया की 787 हांगकांग से दिल्ली आ रही थी। दोनों में टेक्निकल इश्यूज की वजह से इमरजेंसी रिटर्न करना पड़ा, यानी कि सेम एयरक्राफ्ट और सेम प्रॉब्लम। मतलब आप टाइमलाइन देखो, जून 12 को एयर इंडिया क्रैश हुआ, जून 15 को ब्रिटिश एयरवेज की इमरजेंसी लैंडिंग और जून 16 को दोबारा एक इमरजेंसी लैंडिंग, और सब में एक चीज कॉमन थी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। 4 दिन में 3 सीरियस इंसिडेंट्स जिनमें बोइंग 787 ड्रीमलाइनर इन्वॉल्व था। मतलब मल्टीपल एयरलाइंस, मल्टीपल रूट्स, लेकिन सेम एयरक्राफ्ट और सेम प्रॉब्लम्स। और यहाँ आती है एक सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरी, जॉन बार्नेट बोइंग के प्रोडक्ट कंट्रोल मैनेजर थे और उन्होंने कुछ शॉकिंग रेवलेशंस करी। जॉन का क्लेम था कि बोइंग 787 में डैमेज और सब स्टैंडर्ड पार्ट्स इंस्टॉल करे गए। उन्होंने असेंबली में एक डेंटेड हाइड्रोलिक ट्यूब को देखा जो स्क्रैप बिन से निकालकर सीधा एयरक्राफ्ट में लगाया गया, और उन्होंने बताया कि सीनियर मैनेजमेंट जानबूझ के इन सारी चीजों को इग्नोर कर रही थी ताकि प्रोडक्शन टारगेट्स मीट करे जा सके। और ये स्टोरी यहाँ और डार्क हो जाती है क्योंकि मार्च 2024 में जॉन बार्नेट हो गई। ऑफिशियली तो बोला गया कि जॉन ने किया, लेकिन जॉन की फैमिली का कहना था कि ये बोइंग की हैरासमेंट और प्रेशर की वजह से हुआ है। तो अगर हम बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इश्यूज की बात करें तो पैटर्न क्लियर है। प्रोडक्शन प्रेशर की वजह से क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज, विसल ब्लोअर की वार्निंग्स को इग्नोर करना और सीनियर मैनेजमेंट का सेफ्टी इश्यूज को इग्नोर करना। ये सिर्फ टेक्निकल फेलियर्स नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक बोइंग का कल्चरल इशू है। देखो, बोइंग की प्रॉब्लम्स सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट्स तक ही सीमित नहीं है, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का केस। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाने और वापस लाने के लिए डिजाइन करा गया था, वो जून 2024 में एक टोटल फेलियर निकला क्योंकि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो सिर्फ 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले थे, वो बोइंग की वजह से 9 महीने के लिए आईएसएस में अटक गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में मल्टीपल थ्रस्टर फेलियर्स हुए, और ये एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है जो एयर इंडिया क्रैश में इन्वॉल्व बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ थी। क्योंकि कैप्टन सुमित के लास्ट वर्ड्स थे, मेडे मेडे, थ्रस्ट नॉट अचीव। ये कोइंसिडेंस है या फिर बोइंग का सिस्टमैटिक थ्रस्ट और एयरक्राफ्ट फेलियर? बोइंग का स्टारलाइनर इतना अनरिलायबल था कि नासा ने डिसाइड करा कि उनके एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस से वापस आएंगे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में। ये बोइंग के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था कि नासा ने जिस कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट दिए, लेकिन अब नासा उसी को छोड़कर उसके कंपेटिटर स्पेसएक्स के पास चला गया। सुनीता विलियम्स वाला केस क्लियरली दिखाता है कि बोइंग के क्वालिटी इश्यूज कंपनी वाइड है, ना ही सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट्स बल्कि स्पेसक्राफ्ट में भी बोइंग के क्वालिटी इश्यूज परसिस्टेंट है। और इन सब केसेस की वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के इंटेंसिव ऑडिट्स करे जहां मल्टीपल वायलेशंस पाए गए, और कई बार बोइंग के सीईओ को बार बार हेयरिंग्स पे बुलाया गया। और बोइंग की रेपुटेशन के अलावा इन सब का इम्पैक्ट बोइंग के फाइनेंशियल्स पे भी बहुत गहरा पड़ा। बोइंग ने 2024 में $12 बिलियन का लॉस पोस्ट करा। 1.1 बिलियन ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को पे कर चुके हैं, और प्रीवियस क्रैशेस और इंसिडेंट्स के लिए विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन अलग। बोइंग जो एक टाइम पे एविएशन इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, आज वो क्राइसिस फेस कर रहा है। देखो, कमर्शियल एविएशन में सिर्फ 2 की प्लेयर्स हैं, एयरबस और बोइंग। अगर आप कोई सी भी फ्लाइट लेते हो तो 90 से 95% चांसेस हैं कि वो प्लेन या तो एयरबस ने बनाया होगा या फिर बोइंग ने बनाया होगा। तो इन दोनों में से अगर कोई भी कंपनी का सेफ्टी वायलेशन होता है तो आप सोचो, पूरी दुनिया में एक फ्लाइट रिस्क होता है। बोइंग के रिस्पेक्ट में सुनीता विलियम्स का केस, 737 मैक्स के क्रैशेस, अलास्का एयरलाइंस का ड्रोन निकल जाना, और अब ये एयर इंडिया के ट्रेजेडी, ये सब एक लार्जर प्रॉब्लम से कनेक्टेड लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्लाइंग अनसेफ है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि एविएशन अभी भी दुनिया का सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पस के लिए, और मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक एविडेंस बेस्ड लेजिटिमेट सेफ्टी कंसर्न्स को रेज कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट्स में मुझे अपने व्यूज जरूर बताना। थैंक यू।